तो ये वाला बता दो मुझे, ये हो गया था या बाकी था? This was done. So that we will discuss about this. ये हो गया था क्या? हाँ सर, ये हो गया था। हो गया था। हाँ, हो गया था। चलो मैं आगे आपको वैसे ही सेम स्लाइड आगे आगे करता हूँ, आप बताते चलो। ठीक है, जहां आपको अलग लगेगा आप मुझे बोल दो कि सर यहाँ पे हम रुके थे। ठीक है, सर आप म्यूट पे हो। ये वाला हो गया था कर्नाटिक वॉइस का बैकग्राउंड। हाँ, कर्नाटिक वॉर पूरा हो गया था। ओके, थर्ड वॉर भी हो गया था। हाँ सर, हो गया था। ये वाली चीजें डन सर। ये हो गया था। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी पोजीशन, डन। ओके, यहाँ तक हमने फिनिश कर दिया, राइट? राइट सर। थोड़ा यही से शुरू करते हैं। आज थोड़ा कंटेंट एक्चुअली मैं बना नहीं पाया बिकॉज कंफ्यूजन हो गया लेक्चर्स में। आई थॉट कि टुडे इज मराठी क्लास। तो ये रॉबर्ट क्लाइव है। अगर हमने इसका थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड अगर देखा, so you will come to know that in retaliation, आपको थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ। जैसे कि सिराज उदौला, he was a Nawab of Bengal, and when he was a Nawab of Bengal, he had many enemies. इसके बहुत सारे दुश्मन थे और इसको हर एक एनिमी को फेस करना पड़ा था बिकॉज इनका बिहेवियर भी इसका वैसे ही था। इट वाज नॉट गुड, नॉट प्रॉपर।
ओके, इसलिए इसको बहुत सारे इनेमीज थे। तो इसके पहले अलीवर्दी खान ये बंगाल के नवाब थे, उसके बाद उसका जो ग्रैंडसन सिराजुद्दौला ये नवाब बन जाता है। ये नवाब बनता है तो ये फिर वहाँ के जो लोकल जो राजा होते हैं, लोकल जो होते हैं, जैसे कि कुछ बिजनेसमैन होते हैं लोकल, उनको भी थोड़े परेशान करते हैं। उसके साथ साथ ये इनको भी थोड़े परेशान करते हैं ब्रिटिशों को, तो इसलिए सबके दुश्मन बन जाते हैं कि किसी को वहां पे अच्छे से ट्रेन नहीं करने देता। तो इसको बाद में क्या होता है कि जैसे सिराजुद्दौला नवाब कैसे बनता है, ये शौकत जैन को बैटल में हरा देता है, उसको मार देता है। बाद में सिराज बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। बाद में ये मोहनलाल को अपॉइंट करता है उसका एक प्रशासक के नाते। कश्मीर के पंडित थे मोहनलाल, जिन्होंने इनको बहुत सारा सपोर्ट किया सिराजुद्दौला को, ठीक है, शासन चलाने में। देन आगे अगला जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पोजीशन देखो, जैसे सिराज बनता है नवाब, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन क्या थी उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं सो दैट आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी had been misusing its trade privileges. ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था ट्रेड प्राइविलेज, बताएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की खुली छूट, बंगाल में व्यापार करने की खुली छूट किसने दी थी? और उस खुली छूट का मिस यूज कर रहे थे फारूक सियार ने दी थी ना सर? एग्जैक्टली, फारूक सियार ने दी थी। फारूक सियार वाज द पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द फ्री ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। और उसका वो गैर फायदा उठा रहे थे ब्रिटिशर्स। बाद में जैसे सिराज को ये पता चलता है कि ये लोग व्यापार नहीं करने आए, ये यहाँ पे शासन करना चाहते थे, तो फिर इसने सिराज ने उनके अगेंस्ट में तलवार उठा ली। ओके, कंपनी एम्प्लॉयड यूज दस्तक टू स्मगल गुड्स एंड evade taxes in even in their private trade। देखो, कंपनी का व्यापार तो करते थे ये लोग, उसके साथ साथ ये लोग अपना प्राइवेट व्यापार भी चलाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय होते थे ब्रिटिश लोग, कंपनी का तो व्यापार करते ही थे, अपना प्राइवेट ट्रेड भी चलाते थे, उनके लिए इनको दस्तक मिल गया था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अलाउड किया अपना प्राइवेट ट्रेड के लिए, बिकॉज इनको सैलरीज कम थी। इतनी सैलरी ईस्ट इंडिया कंपनी को देती थी, उस सैलरी में इनका नहीं चलता था इतना, ठीक है। तो इसीलिए इनको दस्तक दिए गए प्राइवेट ट्रेड के लिए, और इन्होंने कंपनी का ही नुकसान करना शुरू कर दिया था बाद में, एम्प्लॉय नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो घाटे में जा रही थी, ठीक है। ये घाटा तो अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। रॉबर्ट क्लाइव का जब रिटायरमेंट होकर वो वापस इंग्लैंड में जाएगा, ओके, तब तो इन्होंने जैसे ही दस्तक का मिसयूज करना शुरू किया, प्राइवेट ट्रेड चलाना शुरू कर दिया कंपनी के एम्प्लॉय से, तो सिराज को इसका घाटा सहन करना पड़ता था। रेवेन्यू लॉस सिराज को बना था, ठीक है। तो सिराज तो ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इफ ही इज फेसिंग रेवेन्यू लॉसेस। तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और 1756 में जैसे 7 ईयर वॉर चल रहा था यूरोप में, यानी 7 ईयर वॉर था बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, जो इंडिया में भी था। इंडिया में थर्ड कर्नाटिक वॉर के रूप में आया था ये 7 ईयर वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर के बीच में रूप में हुआ था। तो अगर आपने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके बेसिक चीज पता चल जाएगी कि बंगाल में उस टाइम पे जैसे नवाब को कोई ये लोग इज्जत नहीं देते थे ब्रिटिश लोग। उनको तो पता था कि आपका इनका जो बाप है, यानी कि बादशाह फारूक सियार, वो तो बादशाह का मुगल किंग था। फारूक सियार ने इनको क्या की परमिशन दी थी, तो नवाब का क्यों सुनेंगे? नवाब को सेकेंडरी है भाई, तुम्हारे
बाप ने हमें ये दस्तक दिया, परमिशन दिया, क्यों कौन होता है बोलने वाला, हमें रोकने वाला यहाँ पे कि आप फ्री ट्रेड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जस्ट बोलो। तो आगे चलते हैं, आगे मैं और थोड़ा आपको क्लैरिफाई करता हूँ। थोड़ा सा ये हो गया क्या कॉपी मेरा, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ मैं, फिर से ऑन करता हूँ। कौन सा पॉइंट था, पॉइंट याद नहीं आ रहा है मुझे। देखो आज के क्लास में हम, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे थे। मैं आपको बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो सिराज उदौला और ब्रिटिश फोर्सेस इनके बीच हुआ था बंगाल में। ओके, और यही जो बैटल था ये ब्रिटिशों के लिए टर्न इंडिया में अपनी सत्ता को प्रस्तावित करने के लिए भारत में। तो बैटल ऑफ प्लासी इज द बैटल जहां ब्रिटिशों ने क्या किया, एक प्रकार से अपनी फॉरेन पावर स्टैब्लिश करने की कोशिश की, यानी कि एक बोलते ना कि लोकल रूलर से भिड़ने वाले पहले ही लोग थे जो लोकल से भिड़ गए थे। पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, इन्होंने कभी लोकल्स को कभी छेड़ा नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा एडवांस थे लोग, इन्होंने लोकल किंग्स और रूलर्स को ही परेशान करना शुरू कर दिया था। ओके, और इसी का मैं आपको यहाँ बैकग्राउंड बताऊंगा कि 1756 में 7 ईयर्स वॉर चल रहा था यूरोप में। जैसे ये 7 ईयर वॉर चल रहा था तो इंडिया में कर्नाटिक वॉर का तीसरा कर्नाटिक वॉर इंडिया में चल रहा था। सो 7 ईयर वॉर्स कहाँ से कहाँ तक, 1756 से लेके 63 तक, 1763 तक, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच इनके बीच एक प्रकार का टेंशन जो है वो इंडिया में बढ़ गया था। दोनों के बीच में एक टेंस लाइक कंडीशन सिचुएशन शुरू हो गई, और इसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मिलिट्री फोर्टिफिकेशन जो है वो बंगाल में फोर्ट विलियम में इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। मिलिट्री फोर्टिफिकेशन मीन्स ये ऐसी ऐसी जगह तैयार कर रहे थे, जैसे फोर्टिफिकेशन को पहले क्या बोला जाता था मैं आपको बताऊं। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि बंकर कैसे थे, बंकर, ओके, उस तरह से इन लोगों ने शुरू किया था बंकर जैसा। तो इसी को हम बोलते हैं मिलिट्री फोर्टिफिकेशन एट फोर्ट विलियम कैलकाटा। ओके, और इसी इसी का नतीजा अगर आपने देखा, यू कैन सी मिलिट्री फोर्टिफिकेशन का काम इन्होंने शुरू किया। सिराज ने ऑर्डर दी फ्रेंच को और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, दोनों को ऑर्डर दी कि भाई तुम बाहर के लोग हो, यहाँ आके तुम फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, ये तुम फालतूगिरी कर रहे हो यहाँ पे,
आपका ये फालतूगिरी यहाँ नहीं चलेगा, ये कहीं बाहर जाओ उधर करो, ये बंगाल में नहीं करने का, ठीक है। लेकिन ये दोनों का टेंशन क्यों बढ़ा था, 7 ईयर वॉर शुरू होता यूरोप में और इंडिया में ये आपस में भी झगड़ा करने वाले थे। तो इसलिए इनका फोर्टिफिकेशन स्टॉप करने के लिए सिराज ने दोनों को ऑर्डर दी, दोनों को अपने जो बंकर आप जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, अपना जो मिलिट्री बेस जो बना रहे हो आप, ये बंद करो, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। तो जैसे सिराज ने ऑर्डर दी, तो नवाब था ऑफिस से ऑर्डर देगा, तो इनके ऑर्डर फॉलो किसने किए, फ्रेंच ने फॉलो कर ली। फ्रेंच ने फॉलो किए, वो चले गए, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ब्रिटिश जो थे ना, ये थोड़े से अड़मुटे थे, थोड़े शाने थे, एडवांस थे। तो फ्रेंच कंप्लाइड, उन्होंने ऑर्डर को फॉलो किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डग अ मोट अराउंड फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम में उन्होंने ऐसी जगह बनाई थी छुपने के लिए कि वो सिर्फ उन्हीं को पता थी, ब्रिटिश को, अंग्रेजों को, ठीक है। तो फिर अब होगा क्या, आगे हम देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी गेव असाइलम टू अ पॉलिटिकल रेफ्यूजी कृष्णदास। तो उन्होंने डग बनाया था एक उस फोर्टिफिकेशन में, और उसको एक कृष्णदास करके राज बल्लभ के सन थे, ओके, और जिनके पीछे सिराजुद्दौला पूरा हाथ धो के पड़ा था कृष्णदास के पीछे। कृष्णदास कौन था, कृष्णदास वाज द सन ऑफ राज बल्लभ। कृष्णदास और सिराज, इनके भी दोनों का बिल्कुल भी जनता नहीं था। तो इसको पकड़ने के लिए सिराज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और ब्रिटिश लोगों ने क्या किया बाद में, इसी कृष्णराज को सहारा दिया, असाइलम दिया, पॉलिटिकल रिफ्यूज दिया था, ठीक है। और इनके बीच और थोड़ा ज्यादा रिलेशन थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। तो सिराज ने क्या किया, सिराज डेवलप्ड डीप डिस्ट्रस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो सिराज ने एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ली ब्रिटिशों के अगेंस्ट में। देखो ये बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड है, जो आपको आगे आने वाला है, जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी। सिराज ने एक डिस्ट्रस्ट डेवलप किया कि ये लोगों को हमने यहाँ व्यापार करने की छूट दी है, तो व्यापार तो करते ही करते, लेकिन गद्दारी इसलिए करते कि हमारी ऑर्डर को नहीं फॉलो करते। और अगर मानो ना, कोई भी अगर बॉस है, कोई नवाब है, कोई राजा है, कोई पीएम, उसने ऑर्डर दिया और अगर किसी ने फॉलो नहीं की, तो ऑब्वियस है कि उनको कैसा लगेगा, दे विल फील वेरी बैड, ऑब्वियस है। तो ब्रिटिशों ने सिराज का ऑर्डर को फॉलो करके एक प्रकार से सिराज का अपमान किया था, ह्यूमिलिएशन हुआ था उनका, और इसी का बदला वो आगे लेगा सिराज इनसे। So you can see this map. This is Bangladesh. यहाँ पर ढाका है, यहाँ पे मुर्शिदाबाद है। This all part was the part of, किसका पार्ट था पूरा, बंगाल। मुर्शिदाबाद, पलासी, दुर्गापुर, धनबाद, यहाँ पे बोकारो है, वेस्ट बंगाल है। तो ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हो ना, दिस इज ऑल हजारीबाग है यहाँ पे, ठीक है। उस तरह से चंदन नगर है, फोर्ट विलियम है। सो दिस इज ऑल। आप आगे देख सकते हो जून 1756 में हुआ क्या, लेट मी क्लैरिफाई। 1756 और 57 में बैटल ऑफ प्लासी उनकी जंग छिड़ जाएगी। 1756 में सिराज ने ट्रूप्स कलकत्ता में भेजी थी, और किसके लिए भेजी थी, ब्रिटिश लोगों को पनिश करने के लिए। अब इनको ब्रिटिश को क्यों पनिश करना था, क्यों उनको सबक सिखाना था, बिकॉज जब फोर्टिफिकेशन कर रहे थे वहां पे विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब। एक तो नवाब की परमिशन ली नहीं, नवाब की आज्ञा को फॉलो कर नहीं रहे वहां पे, ठीक है। तो इसी को एक प्रकार से टैकल करने के लिए सिराज ट्रूप्स को भेजेगा वहां। सिराज की जो ट्रूप्स है वो इंग्लिश फैक्ट्री, यानी कि कैप्चर इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो सिराज के ट्रूप क्या करते हैं, इंग्लिश फैक्ट्री जो है ना कासिम बाजार में, उसको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है उनकी फैक्ट्री, और बहुत सारे ब्रिटिशों के बनवा भी देता है, कुछ लोगों को बंदी बना लेता है। तो ये बैड न्यूज जो है ये ब्रिटिशों के लिए होगी, और ये पहुंचेगी रॉबर्ट क्लाइव तक, उनके कानों तक गूंजेगी इनकी ये चिल्लाहट ब्रिटिशों की, जो सिराजुद्दौला ने इनका खर्च किया था, ये सब उनकी कॉर्नर में पहुंचेगा। और वो कहाँ पे था रॉबर्ट क्लाइव तक, वो वहां पे था मद्रास में, वो मद्रास संभालना था। सो जितना स्ट्रॉन्ग बेस ब्रिटिशों ने बंगाल में तैयार किया था, वो बाकी कोई फॉरेन पावर नहीं कर पाई थी, इतना इन्होंने किया। उस टाइम में अगर आप देखोगे ना, बंगाल देखो कितना बड़ा था, इकोनॉमिकली बंगाल वाज वेरी प्रॉस्परस।
ये इतना इतना बड़ा राज्य था बंगाल। बिहार का भी पार्ट था, भागलपुर था, कटिहार था, मेघालय था। सो ये आप देख सकते हो, धनबाद है, दुर्गापुर है, बर्धमान है, यहाँ पे चंदन नगर है। सो ये अगर आप देखोगे, दिस इज ऑल इतना बड़ा था। आप उड़ीसा का भी यहाँ पे कुछ पार्ट आपको दिख जाएगा, उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का भी कुछ पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा। जमशेदपुर, यानी कि जमशेदपुर आप क्या पे आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। बोकारो, बोकारो झारखंड में आता है, यहाँ बाजू में झारखंड दिया है। धनबाद झारखंड में आता है। ये पहले पूरा बंगाल का पार्ट था। चंदन नगर, फोर्ट विलियम यहाँ पे था। तो ये फोर्ट विलियम को लेके ही पूरा घमासान इनके बीच में हो रहा था। ठीक है, तो सिराज की ट्रुप क्या करती है, ब्रिटिश फैक्ट्री जो थी, इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बंगाल, इसको पूरा वो कैचअप कर लेती है। कैच करने के बाद वहां पे जितने कुछ अंग्रेज भाग जाते हैं वहां से, और जितने अंग्रेज इनको मिलते हैं उनको ये पनिश कर देते हैं। और ये पनिशमेंट कैसे करेंगे, ये एक प्रकार से उनको जेल में बंद कर देंगे। जेल लेने की एक प्रकार से एक काली कोठरी होती है फोर्ट विलियम में, उस काली कोठरी में इनको ये पूरी तरह से बंद करवा देगा। और बंद करने के बाद ये दरवाजा लॉक करके 125 के अराउंड कुछ ऐसे ब्रिटिश थे वहां पे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कॉलोनियल अकाउंट से 123 146 डाइड। तो इतने लोग वहां मर गए थे उस काली कोठरी में। और उसी इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अगर आपको हिस्ट्री में पूछा गया ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, तो वही फोर्ट विलियम में ये अपना फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। सिराज ने ऑर्डर दी कि बंद करो, इन्होंने बंद नहीं किया। सिराज ने फिर मिलिट्री एक्शन ली थी। मिलिट्री एक्शन में इनकी कासिम बाजार की फैक्ट्री को इन्होंने सीधा अटैक किया था सिराज ने। वहां पे कुछ ब्रिटिश लोग थे, वो कुछ भाग गए थे, कुछ इनको जिंदा मिल गए थे वहां पे। जिंदा पकड़ के इन्होंने एक काली कुट्टी में उनको रख दिया, बंद कर दिया था। और सफोकेशन से सारे मर गए, सारे, एक भी नहीं बचे। इतना बड़ा कांड कर दिया इसने। तो ये जो बैड न्यूज है, ये रॉबर्ट क्लाइव के कानों तक पहुंचेगी, ऑफिस पहुंचेगी। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव तो बौखला जाएगा पूरा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने फिर क्या किया, रिटेलिएशन किया। इन रिटेलिएशन ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट अ फोर्स अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल चार्ल्स वॉटसन। चार्ल्स वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव, इसके अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक प्रत्युत्तर देने के लिए इन्होंने अपनी फौज बंगाल, कलकत्ता में। ये फोर्स जो भेजी गई है, किसके लिए भेजी गई, ये सिराज को सबक सिखाने के लिए। भाई तुमने हमारे 123 लोगों को मार दिया, 123 या 146 कुछ तो नंबर है वहां पे पकड़ा, दैट इज नॉट फिक्स नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिराज को तो बुरा लगा ही था। सॉरी, सिराज नहीं, रॉबर्ट क्लाइव। तो फिर बाद में 1757 में ये जो फोर्स है, इन्होंने कैलकाटा को फिर से रिकैप्चर कर लिया था। किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की फोर्स ने रिकैप्चर्ड कैलकाटा फ्रॉम द नवाब। और इन्होंने फिर अपने काउंसिल वहाँ कैलकाटा में सेटअप की। और काउंसिल जो है वहाँ के पूरी प्रॉब्लम्स, पूरी कोई इश्यूज है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के, वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, अलीनगर में सिराज अपनी आर्मी को लेके आया। ठीक है, अब आर्मी वहां पे अलीनगर में आएगी इनको फेस करने के लिए। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है 1757 में। और ट्रीटी ऑफ अलीनगर में ये चीज की जाती है कि भाई आप हमें नुकसान मत करिए, हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, ना प्रॉपर्टी का करेंगे, ना जीवित हानि करेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश की एक नीति थी, एक पॉलिसी थी। जब उनके ऊपर तलवार गिरती थी ना, तब वो जैसे होता है ना, कुत्ता कैसे अपने पूंछ को हिलाता है, यानी कि एक प्रकार से डर जाता है, कि उस तरह से फिर वो डर गए थे एक प्रकार से, कौन, ब्रिटिश। तो इनको पता था कि सिराज ने तो हमारा बहुत नुकसान करते, सिराज से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन सिराज जो है ना, गलत फहमी में था। सिराज को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि चलो भाई ये लोग आ गए भीख मांगने के लिए, अब ये हमारे साथ ट्रीटी साइन करेंगे, और ट्रीटी साइन करने के बाद ये बोलेंगे कि हम इसके आगे कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, हम मुगलों को फिर, हम नवाब को
कुछ ट्रेड राइट जो हमें दिए हैं उसके बदले में हम आपको टैक्स देंगे, तो जो भी कुछ रेवेन्यू होता है उसका कुछ शेयर हम आपको देंगे, व्हाटएवर। तो ये जब उनके ऊपर आता था तब वो फेयर कंसेप्ट के आते थे अपने, ठीक है, मुगलों के पास या फिर कोई भी इंडियन पावर के पास। तो अगला है यहाँ पे नेक्स्ट, ये बनेगा ऑल ओल्ड प्राइविलेजेस कन्फर्म्ड अगेन। जितने भी पुराने प्राइविलेजेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे तो फिर से वापस देने की बात यहाँ पे की गई इस ट्रीटी में। अब यहाँ पे प्राइविलेजेस का एक ही मतलब होगा, उसका मतलब क्या होता है, जितने फारूक सियार ने ट्रेड राइट दिए थे इनको, ये तो सिराज ने छीन लिए थे, लेकिन बाद में जैसे ट्रीटी होता है 1757 में, इसमें अगेन सिराज क्या करता है, इनको सारे उनको पुराने अधिकार इनको उन्होंने वापस कर दिए, और ये बहुत बड़ी गलती की। ये हवा में उड़ रहा था सिराज होता था, इनको ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने इनको झुका दिया, ऐसा किया वैसा किया। ओके, तो मोड अराउंड फोर्ट विलियम अलाउड नाउ क्लाइव्स फोर्सेस लुक टू एलिमिनेट फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन बंगाल। तो क्लाइव का अब मेन अगला टारगेट क्या था, इनको फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस है बंगाल में वो उनको कम करना था। बंगाल में जो फ्रेंचों का इन्फ्लुएंस है उसको इनको कम करवाना था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 1757 क्लाइव एंड वाटसन फोर्सेस कैप्चर चंद्रनगर फ्रॉम द फ्रेंच। क्लाइव और वाटसन जो है उसकी फोर्सेज जो है उन्होंने चंद्रनगर को कैप्चर किया फ्रेंचों से, 1757 में कैप्चर कर दिया। सिराज had sent reinforcements to Chandernagor is also available, but EIC had bought the governor of Hooghly in order to prevent the help from Siraj reaching the French. तो यहाँ थोड़ा सा जो सिराज था ना, थोड़ा सिराज फ्रेंचों पे थोड़ा फेवर करता था, तो फ्रेंचों का अगर वो फेवर करता था तो फिर ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगता था। ब्रिटिश फोर्सेस को कहीं ना कहीं ये बुरा लगता था कि ये जो सिराज है ये बहुत फेवर करता है फ्रेंच के ऊपर। तो 1757 में क्या हुई कि क्लाइव एंड वाटसन फोर्सेस कैप्चर चंद्रनागर। तो इन्होंने चंद्रनागर जो एक डिस्ट्रिक्ट था बंगाल का, ये इन्होंने फ्रेंचों के हाथ से जीत लिया था, ये उनके हाथ से चला गया चंद्रनागर, वहां पे ब्रिटिश फोर्स पूरी सेटल हो जाएगी। सिराज ने कुछ फोर्सेस को सेंड किया था रीइंफोर्समेंट्स के लिए चंद्रनागर में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने गवर्नर को वहां पे बुलाया था, होली के गवर्नर। और ये किसने बोला था कि जो सिराज की जो हेल्प है ये प्रिवेंट करने के लिए, जो फ्रेंच तक पहुंच सकती है उसके लिए, ठीक है। क्लाइव ने एक्सपेल किया ऑल फ्रेंच फ्रॉम देयर फैक्ट्रीज। क्लाइव एक्सपेल्ड ऑल फ्रेंच फ्रॉम देयर फैक्ट्रीज इन बंगाल। थर्ड कार्नेटिक वॉर ऑनगोइंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लाइव एक्सपेल्ड ऑल फ्रेंच फ्रॉम देयर फैक्ट्रीज इन बंगाल। बंगाल में जितनी भी फ्रेंच की फैक्ट्रीज थी उन सारी फैक्ट्रीज से फ्रेंच को हटा दिया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव डायरेक्टली टुक एन एक्शन एंड ही एक्सपेल्ड ऑल द फ्रेंच फोर्सेस फ्रॉम फैक्ट्रीज। थर्ड कार्नेटिक वॉर उसी टाइम पे हुआ था। क्लाइव और ऑलरेडी वो चालू हो चुका है 1756 के बाद। ओके, और उसी वॉर के टाइम पे बंगाल में और एक युद्ध हो जाता है, वो है बैटल ऑफ प्लासी। क्लाइव ने कॉन्स्पायर्ड विद द राइवल्स ऑफ सिराज टू रिप्लेस हिम। तो देखो क्लाइव ने यहाँ पे क्या किया, क्लाइव को सिराज को हराना था, इतना आसान नहीं, वो डिफिकल्ट था। लोकल राजा है, वहां का वारसदार है, बंगाल का वारस है। तो अगर सिराज को हटाना होगा तो सिराज के जो निकट के जो लोग हैं, नजदीकी लोग, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और इनको हमारे साइड में लेना पड़ेगा। तो इन्होंने वही एक ट्रिक यूज की रॉबर्ट क्लाइव ने, कि सिराज के जितने भी नजदीक के लोग थे कि वो उसकी साइड में चले जाए। उन्होंने जैसे सिराज का सेनापति हो, उसका फाइनेंस मिनिस्टर हो, उसका और भी कोई हो, तो इस तरह से क्या हो, सिराज ने क्या किया, सबको अपनी साइड में लेने की कोशिश की और वैसे वो इस प्लानिंग में सक्सेस भी हो गया था।
जैसे इसने मीर जाफर को पहले छोड़ा। मीर जाफर एक मिलिट्री कमांडर था सिराज का, इसे सिराज को धोखा दिया और एक रॉबर्ट क्लाइव के साइड में चला गया। उसके बाद मानिक चंद था, ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैलकाटा था, ये भी चला गया सिराज की साइड में। उसके बाद उमेश चंद था, ये था रिच मर्चेंट। जगत सेठ थे, बिगेस्ट बैंकर्स ऑफ बंगाल, बंगाल का ये सबसे बड़ा बैंकर थे। ओके, उसके बाद खंदीम खान कमांडेड लार्ज नंबर ऑफ सिराज ट्रूप्स। सिराज की बहुत सारी ट्रूप्स को यही कमांड करते थे। ठीक है, Who sided with सिराज? सिराज की साइड में कौन आया देखेंगे यहाँ पे। मीर मदन डिसग्रेस्ड आर्मी कमांडर, मोहनलाल एडमिनिस्ट्रेटर, ये सिराज की साइड में थे। मीर मदन था, ये कौन था? डिसग्रेस्ड आर्मी कमांडर। मोहनलाल था एडमिनिस्ट्रेटर्स का प्रशासक। ये दोनों ही लोग इसके साइड में थे, बाकी इसके साइड में कोई नहीं था दूसरा। ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब बंगाल प्रिपेयर्ड फॉर बैटल एट अ फील्ड कॉल्ड प्लासी इन बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक प्लासी नाम की जगह है, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब इन्होंने युद्ध की तैयारियां शुरू की थी। तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने वाले थे। ब्रिटिश लोगों ने तो आह्वान कर दिया, लेकिन आगे इन्होंने किसको किया? जितने भी सारे इसके नजदीक के लोग थे, इनके साथ इन्होंने पूरा गेम करके रखा था सिराज ने, किसी भी हालत में सिराज को यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, उसके लोगों को हम यहाँ तोड़ेंगे। मुर्शिदाबाद वॉज द कैपिटल ऑफ द बंगाल नवाब। तो मुर्शिदाबाद क्या था? मुर्शिदाबाद जो थी, ये बंगाल के नवाब की राजधानी थी उस टाइम। बाद में कोलकाता बनी, वो बात की बात है, लेकिन उस टाइम में मुर्शिदाबाद एक बंगाल के नवाब की राजधानी थी। सिराज had a numerically superior force। सिराज के पास बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी फोर्स थी। यहाँ मैं आप देख सकते हो, ये पलासी ने प्लासी, उस टाइम पे इसको पलासी बोला जाता था। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे आप देखो, सिराज had a न्यूमेरिकली सुपीरियर फोर्स। सिराज की फोर्स जो थी बहुत ज्यादा नहीं, सुपीरियर फोर्स थी सिराज के पास। देन आफ्टर दैट, तो इसकी फोर्स के कंपेयर में ब्रिटिश की फोर्स कुछ भी नहीं थी, इसीलिए ब्रिटिश को पता था सिराज को हराना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत है, और अगर हम हार गए तो फिर हमारे तो वाट लगता है। इसलिए क्या करेंगे, पहले सिराज के लोगों को हम तोड़ेंगे। सिराज के लोगों को क्या करेंगे? तोड़ेंगे सिराज से। ओके, तो इसके साथ ऑन 23 जून 1757 तो बैटल ऑफ प्लासी होता है। तो इसमें पूरी पूरी कॉन्फ्रेंस की गई थी, कॉन्फ्रेंसी। सिराज के लोगों ने सिराज को धोखा दिया था, और यहाँ पे आप लिखोगे ओके, owing to the conspiracy the commanders of Siraj refused to attack the EIC। तो जैसे कॉन्फ्रेंसी उसको समझ में आती है, तो ये सिराज उदौला क्या करता है, कमांडर्स ऑफ सिराज, सिराज के जो कमांडर होते हैं उन्होंने मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को अटैक करने के लिए। ठीक है, वाई? बिकॉज कमांडर ही पूरा मिला था ना ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफर इसका कमांडर था, और मीर जाफर को ब्रिटिश लोगों ने क्या दिया था? रिश्वत दी थी, एक लालच दी थी। भाई तुम क्या करो, तुम इसको हराओ बंगाल के नवाब को, और फिर अगला नवाब तुम्हें हम हराएंगे।
अगर तुम हरा सके तो, ठीक है। तो इन्होंने फिर वही सेम गेम किया जिससे इन्होंने तुमको ब्रिटिश ने बताया था मीर जाफर को, उसी अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, डिफीट किया है। तो सिराज वाज डिफीटेड एंड किल्ड, सिराज को हराया गया और मार दिया गया। तो आगे अगर हमने देखा यहाँ पे, सिराज वाज डिफीटेड एंड किल्ड, ओके। मीर जाफर वाज मेड द न्यू नवाब अकॉर्डिंग टू हिज डील विद क्लाइव। तो क्लाइव के साथ मीर जाफर की डील हुई थी, अगर तुम हमें साथ दोगे तो फिर हम तुम्हें बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, ठीक है। और बाद में नीचे से ऊपर हम पटक देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले तुम हमारा साथ दो और तुम्हें हम बना देंगे नवाब ऑफ बंगाल। तो जिस तरह से अब मीर जाफर भी थोड़ा लालची इंसान था, लालची कुत्ता होता है ना, वैसे था ये भी। तो ये लालच में आ गया और लालच में आने के बाद इसने ब्रिटिश को हाँ बोल दिया। लेकिन ब्रिटिश कैसे थे, एक नंबर के कमीने लोग थे, उनको कोई लेना देना नहीं था इंडियन लोगों से। इनको तो बस अपनी पावर चलानी थी, इनको तो बस अपना यहाँ पे लोगों को ये करना था, एक्सप्लॉइट करना था। ओके, दे हैड नो कंसर्न इंडियन पीपल, ओके। So then, जैसे ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ इसकी डील होती है मीर जाफर की, तो मीर जाफर बिकम न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के नए नवाब बनते हैं। So Clive became the governor of Fort William of बंगाल। जैसे ही मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने, उसी हिसाब से ब्रिटिश लोगों के जो गवर्नर बने थे, पहले ही गवर्नर बंगाल के बने थे, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव became the first governor of बंगाल। So Clive became the governor of Fort William, Public Bengal, 1757-16 में, ओके। तो अभी प्लासी तो चला गया, प्लासी में तो इन्होंने मार दी थी, नवाब सिराजुद्दौला तो भाग गया, भागने के बाद उसको पकड़ा गया, मार दिया गया, तो उसका खेल खत्म हो गया सिराज का। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटिशों की पूरी पावर बंगाल में आ गई, इनको और एक बैटल को आगे इन फ्यूचर फेस करना था। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये ब्रिटिश राजा है, ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव, दिस इज रॉबर्ट क्लाइव, उसके सामने जो है ये क्या बोलते हैं उसको, मीर कासिम, मीर जाफर घुटने टेक रहा है इसके सामने। 3 साल बंगाल के गवर्नर बने थे, वो रहे थे मीर जाफर। मीर जाफर बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1757 से लेके 1707। अब ये बंगाल का गवर्नर बनने के बाद ये तो ब्रिटिशों के हाथ की क्या होगी, कठपुतली होगा। जैसे ही ब्रिटिश इसको बोलेंगे ये वैसा ही सुनेगा, वैसे ही काम करेगा, ये उसके शब्द के बाहर नहीं जाएगा। अब तो और ज्यादा पावर इनको मिल गई ब्रिटिश लोगों को कि रूल चलाने के लिए, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दो, क्लैरिफाई करें ताकि आपके भी समझ में आ जाए व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड फ्री ट्रेड राइट्स इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार। प्लासी के युद्ध होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी तो बाद में मिलेंगे, इनको मिल जाते हैं, फ्री ट्रेड के राइट्स मिलते हैं, ये मुक्त व्यापार कर सकते हैं वहां पे। अब इनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, ओके। ये अपना पूरा अपना काम करेंगे अपने हिसाब से, तो ऐसे इनको पावर यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर्सनल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव टू, जो पर्सनल ट्रेड का जो रेस्ट्रिक्शन था वो भी हटाया गया, वो अब नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव जमींदारी ऑफ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट नियर कैलकाटा। ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगनास 24 परगनास की जमींदारी होती है, ठीक है, जमींदारी थी, इनको मिली थी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी, नियर कैलकाटा में। 2.2 करोड़ पेड एज वॉर इंडेमनिटी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। 2.2 करोड़ जो है ये एक प्रकार से वॉर इंडेमनिटी पे की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऑल फ्रेंच फैक्ट्रीज हैंडेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जितनी भी फ्रेंच फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर की गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो आप ये मैप देख सकते हो, मुर्शिदाबाद, उसके बाद यहाँ पे बीरभूम है, देन अगेन यहाँ पे आप देखोगे पश्चिम वर्धमान, पूर्व वर्धमान, नदिया, पुरुलिया, बांकुरा, हुगली, नॉर्थ 24 परगनास, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, कोलकाता, झारग्राम एक्सेट्रा। ठीक है, चलो हम धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, तो कोई नहीं, अभी प्लासी का बैटल भी खत्म हो गया, अब हम आएंगे बक्सर के बैटल पे। ओके, चलो जैसे मैंने आपको कहा, मीर जाफर soon found his treasury empty and realized he had struck a bad deal। तो अभी क्या हुआ, मीर जाफर जिसने धोखा किया था सिराज के साथ, अब ब्रिटिश इसको भी क्या करेंगे, इसको भी ब्रिटिश अब थोड़ा सबक सिखा देंगे, इसकी तो ऐसी की तैसी करेंगे ब्रिटिश लोग, बिकॉज ब्रिटिशों ने इसको क्या किया था, नवाब किया था बंगाल का। अब ब्रिटिश का तो मानना था भाई तू तो हमारे पाले हुए कुत्ते हो, बराबर, अब हम जैसे तुम्हें बताएंगे तुम्हें वैसा ही नाचना है, ठीक है, वैसे नाचने को कहेंगे वैसा, तो अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, चीजें सब क्या है, हमारे हाथों में है। तो यहाँ पे आप जो है, आपको एक प्रकार से क्या करना है, तो यहाँ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, चीजें यहाँ पे क्या है, हमारे हाथ में है। तो हम जैसा बोलेंगे वैसा करना, हम जितना पैसा मांगेंगे तुम्हारे ट्रेजरी से उतना तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर तुम्हें भी हम हटा देंगे, तुम्हारा भी हर्ष हम सीधा जैसा कर देंगे। ऐसी सीधा धमकी थी इसको मिर्जापुर। ओके, तो ये कैसा था, ये कठपुतली था, जितना पैसा ब्रिटिश इससे मांगते इसको इनको इसको देना पड़ता था। तो इससे बाद में हुआ ऐसा, ये नवाब बनने के बाद इसको एक रियलाइज हुआ कि यार नवाब मैं हूँ, सारा खर्चा सारा फाइना मुझे यहाँ का चलाना है, बंगाल की जनता को मुझे संभालना है, और इन्होंने पूरी मेरी ट्रेजरी खाली कर दी ब्रिटिश लोगों ने, जितना ही मेरा रखा हुआ माल था सारा सारा चीज इसने खाली कर दिया, तो ये तो इसने बहुत गलत किया। ठीक है, so he protested by inviting the Dutch to attack East India Company and was forced to abdicate in favor of his son-in-law मीर कासिम। तो मीर जाफर को भी बाद में ब्रिटिशों ने हटा दिया कि भाई तुम्हें नहीं करना है, नहीं नवाब रहना, कोई बात नहीं, हट जाओ आज। तो ही प्रोटेस्टेड बाय इनवाइटिंग द डच टू अटैक ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसे ही मीर जाफर को हटाया गया तो इसने क्या किया, डच लोगों को बुलाया और इसको कहा इनको कि चलो यार इन भगोड़ा के ऊपर अटैक करके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हम अटैक करेंगे, और इसको फोर्स किया गया था टू अब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। तो जैसे इसको हराया गया, मीर जाफर को बाजू में हटाया गया, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उसके दामाद को, सन इन लॉ को बना दिया नवाब, उनको बना दिया नवाब, सॉरी। मीर कासिम बनेगा नवाब। तो 1760 टू 1763 मीर कासिम रहते हैं नवाब 3 साल। इसके भी साथ ब्रिटिश लोग वही शुरू करेंगे, ठीक है, उसी तरह से इसको भी ट्रीट किया जाएगा। ही सीडेड बुर्दबान, मिदनापुर एंड चित्तागोंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो तीनों पार्ट थे ना, कौन सा बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तागोंग का, ये तीनों पार्ट इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिए और शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगूर, बिहार। तो देखो अभी पहले क्या था, मुर्शिदाबाद किसकी कैपिटल थी, ये सिराजुद्दौला की थी, उसके बाद उसका जो सेनापति मीर जाफर, उसकी भी सेम कैपिटल थी। अब जैसे मीर कासिम को नवाब बनाया ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिशों ने इसको भी अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की थी, वश में करने की कोशिश की थी मीर कासिम को, जस्ट लाइक मीर जाफर। लेकिन मीर कासिम थोड़ा सा एडवांस था, ये इजीली उनके हाथों में जाने वाले में से नहीं था, ब्रिटिश लोगों के हाथों में। तो यहाँ पे हुआ क्या, शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगूर। तो उसकी जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद से उन्होंने मुंगूर में शिफ्ट कर दी, बिहार में, इन ऑर्डर टू एस्केप ईस्ट इंडिया कंपनी इन्फ्लुएंस ऑन कोर्ट। ठीक है, मीर कासिम रिमूव ड्यूटीज फॉर इंटरनल ट्रेड। तो मीर कासिम जो है ना, मीर कासिम ने अपनी जो ड्यूटीज थी उसको ड्यूटीज को निकाल दिया, हटा दिया इंटरनल ट्रेड के लिए, दस ब्रिंगिंग इंडियन ट्रेडर्स एट पार विथ ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो इंडियन ट्रेडर्स को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे लेके आया था। देखो ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम बन गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, बिकॉज जो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर से ले ली थी, जिसने वही पावर हटा दी इनकी। इन्होंने बोला भाई जो तुम ग्रे ट्रेड कर ना बंगाल में, ये नहीं कर सकते। ये तुम यहाँ के दादा नहीं हो, तुम यहाँ के कोई बाप नहीं हो बंगाल के। बंगाल के भूमिपुत्र हम हैं, तो हम जैसा डिसाइड करेंगे वैसा बंगाल में होगा। और तुम्हें ना, तुम्हें निकालने में हमें हमें यहाँ से भगाने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे मीर कासिम ने सीधा चुनौती दी ब्रिटिश लोगों को। और ब्रिटिश लोगों को तो ये होगा, सारे तुम्हें तो हमें बैठाया, हाँ तुम्हारा ससुर था, ससुर को हटवाया, तुम्हें बैठाया, और तुम भी, तुम्हारे ससुर से तुम ज्यादा एडवांस लग रहे हो मुझे, तो बेटा तुम भी हम कुछ दिन ही रहोगे, तुम्हें भी हम हटा देंगे। ठीक है, तो ऐसा मीर कासिम ने क्या किया, तो मीर कासिम ने ड्यूटीज को रिमूव कर दिया फॉर इंटरनल ट्रेड, thus bringing Indian traders at par with East India Company, which was already exempt from taxes. तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा, फ्री में व्यापार नहीं कर सकते। फ्री में खाने की आदत पड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में। इन्होंने सीधा वही बोला कि भाई काम नहीं चलेगा यहाँ पे, या तुम लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें भी यहाँ से टाटा बाय बाय करवा देंगे यहाँ से। ओके, तो ये वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हाइल कंपनी वांटेड अ पपेट। तो मीर कासिम को इंडिपेंडेंट होना था, लेकिन कंपनी को इसको कठपुतली बना के रखना था। ये तो पॉसिबल नहीं। ये मीर जाफर जैसा नहीं था, मीर जाफर थोड़ा सा कुछ स्टेप आगे था। 1763 में उसने कंपनी के साथ फाइट शुरू कर दी, तो कंपनी ने इसको हरा दिया युद्ध में, और बाद में ये अवध में भाग गया था। कौन? मीर कासिम। इसे जंग छड़ दी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, तो ये बाद में भाग गया। कहाँ पे भागा है? अवध। अवध यानी यूपी में भाग गया था। उसके बाद 1763 टू 1765 इसमें मीर जाफर मेड नवाब अगेन, तो मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। ओके, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर अक्टूबर 1764। 1764 में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर होता है। ये बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में होगा? देखो, जैसे ही मीर कासिम को हटाया गया, तो ये बैटल फील्ड छोड़ के भाग गया। ये भागने के बाद अवध में गया था। अवध में गया, अवध के नवाब को मिला वहां पे, और उसको कहा कि भाई इन्होंने मीर जाफर के साथ वैसा किया, सिराज सिराज को इन्होंने मार दिया, अब इसके बाद ये मेरे पीछे लगे हैं। अब देखो, मैं तो बंगाल का नवाब हूँ, तो मुझे भागना पड़ा, बंगाल से मुझे खुद भागना पड़ा। ये मेरे पीछे भागे तलवार लेके, बंदूक लेके, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें बस मैं एक अवेयर कर रहा हूँ कि आज मेरे ऊपर तलवार गिरी है, कल तुम्हारे ऊपर गिरेगी, कल ये अवध में ही पहुंचेंगे, याद रखो। तो इसने अवध के नवाब को जाके ऐसा बोला। सुजा उदौला अवध का नवाब। कौन सुजा? सिराज बंगाल का था, सुजा अवध का था। तो तलवार आज मेरे ऊपर गिरी है, कल तुम्हारे ऊपर गिरेगी, तो फिर तुम क्या करोगे, कहाँ भागोगे? तो इसलिए क्या करते, तुम, मैं और हमारे जो बादशाह है दिल्ली में बैठा हुआ, तो टाइम पास मुगल एम्परर शाह आलम, उसको जाके हम मिलते हैं। तो तीनों मिला, तीनों हम एक होके हमारी बड़ी फोर्स बनाएंगे और इनको सबक सिखाएंगे ब्रिटिश लोगों को। ठीक है, तो फिर बैटल ऑफ बक्सर का बैकग्राउंड यही था कि जो मीर कासिम था, ये अवध को भाग जाता है, और वो वहाँ के जो नवाब थे शुजा उदौला, उसको बोलते हैं कि युद्ध छेड़ेंगे ब्रिटिशों के अगेंस्ट, और दोनों मिलके ये कहा जाते दिल्ली में जाते हैं बादशाह के बाद, बादशाह बादशाह चलो हम युद्ध करेंगे, ब्रिटिशों को भगाएंगे, हराएंगे। ठीक है, उस तरह से। तो शुजा उदौला नवाब ऑफ अवध, शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, तो ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। इनकी 2 लाख के आसपास इनकी फोर्स हो जाती है। लेकिन अब ये वैसे नहीं रहे जैसे पहले मुगल्स थे। ये तो पूरे सारे टाइम पास थे, कुछ काम के नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो मुगल से यहाँ पे या अवध है, या बंगाल, या बिहार,
ये इतनी बड़ी फोर्स एक हो जाती है और इनके अगेंस्ट में अकेले ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिशों को हराना है। So their combined forces of 40,000 were defeated at हेक्टर मुनरो, leading only 7,000 troops. देखो हेक्टर मुनरो, इन्होंने जंग छेड़ दी इनके अगेंस्ट। दोनों के बीच में क्या हुआ, एक प्रकार की जंग हो गई ब्रिटिश और इसके बीच में, तीनों के बीच में। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। 40,000 की बड़ी फोर्स ये तीनों लेके आए थे, कहाँ पे, बक्सर में। बक्सर आज बिहार में जाता है, पहले बंगाल में था। और बिहार और बंगाल दोनों की बाउंड्री में बक्सर। बक्सर एक जगह का नाम है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, जगह से उसने जहाँ पे बैटल हुआ, उस बैटल को उसी का नाम दिया जाता है, उस बैटल फील्ड का। जैसे पानीपत का बैटल, पानीपत कहाँ पे, हरियाणा में, तो उस तरह से। तो इन्होंने 40,000 की जो फोर्स थी, इस 40,000 की फोर्स को हरा दिया। किसने, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कौन था, ये ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा सेनापति था। सिर्फ 7,000 की फोर्स थी इसके पास, उनके पास 40,000 थे। इनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, इनकी आर्मी पूरी तरह से मॉडर्नाइज थी, फुल ट्रेन थी। जैसे मुगल की आर्मी जो थी वो कहाँ ट्रेन थी, तो कुछ काम के है ही नहीं, बदमाश थे वो एक नंबर के। ओके, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट फॉर एंड अराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड। तो रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया इंडिया में, और इंग्लैंड में आता है, इंग्लैंड से इंडिया में आता है। और ये बाद में एक ट्रीटी निगोशिएट करते हैं नवाब के साथ। गैंगेटिक प्लेन का ट्रीटी होता है, एक एग्रीमेंट एक साइन करते हैं। गैंगेटिक प्लेन का जो पार्ट है उस पर कौन कंट्रोल करेगा, वो किसके हाथ में होगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। So Robert Clive was sent for and arrived from England to negotiate a treaty with the mighty Nawabs of Gangetic Plains. तो ये आप देख सकते हो मैप के थ्रू। ये कितना बड़ा है, तिबेट है, कश्मीर है, पेशावर, अफगान सुप्रीमसी, कंदाहर, मुल्तान, राजपूत है, मराठा है, अवध है, हिमालय माउंटेन्स है। अब देखो बंगाल का पार्ट चला गया, बंगाल पूरा भी इंग्लैंड ने वहां पे कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश लोगों ने। बक्सर के बाद बंगाल की जो पूरी पावर थी तो पूरी पूरी इंग्लैंड के हाथ में चली गई, यानी ब्रिटिशों के हाथ में चली गई। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की उनको दीवानी राइट्स मिल गए, मीन्स वहाँ पे अपना कानून लगा सकते हैं, वहाँ मिलिट्री शासन लगा सकते हैं, पुलिस फोर्स अपनी वो यूज करेंगे वहाँ पे। इस तरह से बंगाल उनका चला गया था।
तीनों को आ रहा है एक साथ, देखो बादशाह, शाह आलम, उसके बाद शुजा उदौला और मीर कासिम, तीनों एक साथ आए थे। और इसी युद्ध के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, एक इलाहाबाद की ट्रीटी होती है दोनों के बीच में, साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, और ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे ये हम थोड़ा देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन हुई थी, 1764 में बक्सर का बैटल हुआ था, और इसमें यह बोला गया शुजा उदौला ऑफ अवध और शाह आलम ऑफ दिल्ली, इनके दोनों के बीच में ट्रीटी साइन की जाती है। तो इन्होंने कारा और इलाहाबाद ये मुगल एम्परर को इन्होंने सरेंडर किया था। 50 लाख वॉर इंडेमनिटी इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ेगी, किसको? शुजा उदौला को। कारा और इलाहाबाद ये किसको देना पड़ेगा? इनको मुगल एम्परर को देना पड़ेगा। 50 लाख की वॉर का खर्चा जो हुआ है ना, वो भी इन्हीं से उन्होंने वसूला था। देखो, ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस ये यहाँ पे तैयार नहीं कर सकते। फ्री ट्रेड राइट्स इन अवध, अवध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको क्या करेंगे, आपको अवध में फ्री ट्रेड राइट देना पड़ेगा। और शाह आलम के साथ इन्होंने किया था इलाहाबाद और कारा गिवन टू एम्परर, दोनों को दिया गया। रिसाइड इन इलाहाबाद फोर्ट प्रिजनर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी लाइव ऑफ 26 लाख पेंशन। ईस्ट इंडिया कंपनी 26 लाख की पेंशन देगी मुगल एम्परर को, और उसके बदले आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा वो हमें देना पड़ेगा, उसको अपना पड़ेगा, और भी कुछ पावर है वो आपको हमें देनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया एक मास्टर स्ट्रोक था, और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सारी पावर यहाँ पे अपनी चलाई थी। अवध was made a buffer state against future मराठा invasions। तो अवध पे हमेशा मराठा पावर वॉर करती रहती थी पहले, और मराठा फोर्सेस से बचने के लिए, इनसे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक अवध को एक बफर स्टेट बना दिया था। इन फ्यूचर कभी भी मराठा यहाँ आके अटैक नहीं करेंगे। ओके, इस तरह से। चलो, यहाँ तक मैंने आपको बेसिक इन्फो दे दी। मुगल अथॉरिटी जो है वो एक आउटराइट नहीं थी, अपरूटेड, उनको पूरी अपरूट हो गई थी, उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, बचा ही नहीं था कुछ। ओके, और टू प्रिवेंट पब्लिक रिएक्शन, तो ड्यूअल सिस्टम बंगाल में लागू की जाती है। उसके बाद ये ड्यूअल सिस्टम कौन लाता है बंगाल में? ये लाता है रॉबर्ट क्लाइव। इसको बोला जाता है द्विहेरी प्रशासन, दो साइड में। ठीक है, तो ड्यूअल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 1765 से लेके 1772 तक यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम का राष्ट्र इन्होंने चलाया था, निजामत और एक दीवानी। निजामत का मतलब था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस क्रिमिनल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, और दीवानी का मतलब था रेवेन्यू। और ये जो पावर है ना निजामत, ये वहां के नवाब के अंडर रहेगी बंगाल में। जो भी बंगाल का नवाब ये बना देंगे, उसके अंडर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा और क्रिमिनल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये किसकी हाथ में रहेगी? ये रहेगी बंगाल के नवाब के अंडर। और दीवानी, रिवेन्यू का जो मामला है, जो पावर है, रिवेन्यू पावर, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगी। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश टुक ओवर दीवानी राइट्स फ्रॉम मुगल्स, मुगलों से इन्होंने दीवानी राइट अपने ले लिए थे, बट गेव द निजामत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज टू नवाब ऑफ बंगाल। ओके, ब्रिटिश टुक ओवर दीवानी राइट्स फ्रॉम मुगल, तो मुगलों से इन्होंने अपने दीवानी राइट्स ले लिए थे, बट गेव द निजामत ड्यूटीज टू नवाब ऑफ बंगाल। मिलिट्री डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ बंगाल नाउ ले विद ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, मिलिट्री डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स किसके हाथ में रहेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहेंगे। उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी उसके लिए 2 डेप्यूटी नवाब को अपॉइंट करेंगे, और उनके द्वारा वो रेवेन्यू कलेक्शन करवाएंगे उनसे। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ऑल द रेवेन्यू बट पेड only 56 lakhs annually for public works and running administration of entire Bengal to the Nawab administration। जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था सारा रेवेन्यू ये ले लेंगे, लेकिन ये कितना देते थे बंगाल के लिए? सिर्फ 56 लाख देते थे, 56 लाख बंगाल के लिए देते थे, और पूरे बंगाल के लिए, और वहाँ का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग जो है उनके लिए देते थे, नवाब के प्रशासन के लिए। तो 56 लाख से कुछ होता नहीं था। ठीक है, उसके बाद लेटर रेड्यूस टू 33 लाख।
बाद में 33 लाख इन्होंने क्या किया, कम कर दिया था ब्रिटिश, यानी जो 56 लाख था बाद में 33 लाख तक लेके आए थे रेवेन्यू। तो रैशनल बिहाइंड द ड्यूअल सिस्टम क्यों लाई गई थी, ये इसलिए लाई गई थी कि ये पावर रहेगी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो पावर किसके हाथ में, ब्रिटिशों के हाथ में, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, वहां का नवाब रहेगा। ठीक है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये था पहला। दूसरा, ओपन एनेक्सेशन में हैव रिजल्टेड जॉइंट वॉर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे क्या, ओपन एनेक्सेशन में हैव रिजल्टेड जॉइंट वॉर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का इन्होंने एनेक्सेशन करवाया। डिवाइडिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इनको मिलती थी। अदर यूरोपियन पावर्स मे नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड द अथॉरिटी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। दूसरी जो यूरोपियन पावर्स है, इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को कभी इंडिया में कंसिडर नहीं किया था, तो इसलिए अब वो कंसिडर करेंगे, इसलिए भी ये सिस्टम लाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मोर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल कमर्शियल गेन्स रादर देन टेरिटोरियल एक्विजिशंस एट दैट टाइम। 1765 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट थी, इनको टेरिटोरियल एक्विजिशन में ये इनका ज्यादा फोकस था, वो तो बाद में बढ़ाते हैं, लेकिन पहला फोकस था फाइनेंस। ड्यूअल सिस्टम से फाइनेंस ज्यादा बढ़ेगा टेरिटोरी से ज्यादा। ओके, फॉलोआउट को देख लेते हैं। फॉलोआउट क्या है, दिस सिस्टम रूइंड बंगाल एंड ब्रॉट इट्स पीपल अटर माइजरी। Its people utter misery. Indian traders paid up to 40% tax, competing with East India Company paying 0%. Farmers were taxed into misery as no one cared about their welfare, neither the deputy nawabs nor the company. तो फॉलोआउट देखो क्या हुआ, ये जो सिस्टम है बाद में रूइन बंगाल और ब्रॉट इट्स पीपल अंडर माइजरी। ये ड्यूअल सिस्टम के कारण बंगाल को पूरा बर्बाद कर देते हैं इस सिस्टम में, ड्यूअल सिस्टम ने, और बंगाल के लोगों को पूरी तरह से एक गरीबी के छाव में इन्होंने छोड़ दिया था इस सिस्टम में। इंडियन ट्रेडर्स जो थे इन्होंने 40% टैक्स पे करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी 0% टैक्स पे करती थी। फार्मर जो है इनको फुल्ली इन्होंने टैक्स कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ये कभी किसी की केयर नहीं करते थे, वेलफेयर से इनको कुछ लेना देना नहीं था, नाइदर द डेप्यूटी नवाब नॉट द कंपनी। नवाब को भी कुछ लेना देना नहीं था और कंपनी को भी कुछ लेना देना नहीं था यहाँ पे। तो बहुत बड़ी यहाँ पे फेमाइन आ गई थी, दुष्काल आ गया था 76-92 में, और 30% जो पॉपुलेशन थी बंगाल की वो इस फेमाइन में मर चुकी थी। ओके, इस तरह से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टर्स बैक इन लंदन वर नॉट हैप्पी आइदर एज देयर ओन ऑफिसर्स बिकेम हाईली करप्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स बैक इन लंदन वर नॉट हैप्पी आइदर एज देयर ओन ऑफिसर्स बिकेम हाईली करप्ट। इंग्लैंड का जो गवर्नमेंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम से खुश नहीं था, इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे करप्शन किए थे, बहुत ज्यादा कांड किए थे, और उसी तरह से इनका नाम बहुत खराब होता है इंग्लैंड में, ये बहुत करप्शन है यहाँ पे इंडिया में कर रहे हैं। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ये नया गवर्नर जनरल बंगाल के अपॉइंट किए गए, और इन्होंने ड्यूअल सिस्टम को खराब बर्बाद कर दिया, हटा दिया, निकाल दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम लाई थी और हटाई किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने हटाई थी। ठीक है, और EIC टुक दीवानी इन इट्स ओन हैंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अपने हाथ में ले ली थी। तो इस तरह से ये चैप्टर हम यहाँ पे खत्म किए। बक्सर और इस तरह से गया, बंगाल को जीत लिया उन्होंने। ओके, और ऑल क्लियर यहाँ तक? जस्ट टेल मी एवरीथिंग क्लियर ओवर हियर। ओके ओके, ठीक है कल्पेश। तो चलिए ये चैप्टर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, उसके बाद जो अगला चैप्टर होगा अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आई होप सो। तो हमने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ तक डिस्कस किया। अगली क्लास में चलो बंगाल तो चला गया, अब ब्रिटिशों का अगला लक्ष्य रहेगा वो रहेगा मैसूर। ठीक है, मैसूर रहेगा। तो मैसूर पे किस तरह से वो अटैक करेंगे, वहां पे टीपू सुल्तान
Yes, yes, I will share it on Telegram. Don't worry about it. तो मैसूर को उन्होंने कैसे जीता तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मैसूर के बाद फिर आएगा नंबर अगला, वो है मराठा पावर। तो मराठा के बाद अगला नंबर जो आएगा वो आएगा सिख। ओके, वन बाय वन सब देखेंगे हम, उसके बाद फिर हम मॉडर्न पे आ जाएंगे। 1757 का वॉर ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो चलिए यहाँ तक हम चैप्टर को खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई विल शेयर इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेलीग्राम, डोंट वरी अबाउट इट। सो हैव अ गुड डे बोथ ऑफ यू, बाय।